छुप छुप के रोया, तुमने रख ली तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, जहां 20वीं सदी में लोग सिनेमा घरों में टिकट लेकर फिल्में देखने जाया करते थे, वहीं 21वीं सदी में फिल्में सीधे OTT पर रिलीज हो रही हैं। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म भी है जो कभी रिलीज ही नहीं हुई, फिर भी ब्लॉकबस्टर बन गई। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर किसी भी फिल्म की सफलता इस बात से तय होती है कि उसने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की और उसका बजट कितना बड़ा था। लेकिन 1988 में बनी एक फिल्म ने इन सारे पैमानों को ही पलट दिया। न यह फिल्म कभी थिएटर में रिलीज हुई, न ही इसे पारंपरिक तरीके से शूट किया गया था। दरअसल यह फिल्म पहले से रिकॉर्ड किए गए गानों को जोड़कर बनाई गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिल्म को वीडियो कैसेट्स के साथ रिलीज किया गया और इसके निर्माता को खुद अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे अनोखी और सुपरहिट फिल्मों में से एक बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह कौन सी फिल्म थी? तो मैं आपको एक हिंट देती हूं। इसके गाने उस दौर के लगभग सभी टॉप सिंगर्स ने गाए थे। हर गाना जबरदस्त हिट हुआ था। संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और फिल्म में गुलशन ग्रोवर और विजेंद्र घाटगे को छोड़कर कोई बड़ा स्टार नहीं था। कम बजट में बनी इस फिल्म ने धुआंधार कमाई की और इसकी जबरदस्त सफलता के बाद इसका दूसरा सीक्वल भी बनाया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी फिल्म से प्रेरित होकर 1990 में एक और फिल्म बनी जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सोचिए जरूर, लेकिन बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस फिल्म का नाम क्या था और उसके हीरो हीरोइन आज कहाँ हैं और किस हाल में हैं। 1990 में एक फिल्म आई थी, आशिकी। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में शायद अब कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं बचा। यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। आज हर कोई जानता है कि फिल्म आशिकी को सुपरहिट बनाने में उसके गानों की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसके गीत आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने रिलीज के वक्त हुआ करते थे। इसी वजह से ज्यादातर लोगों की याददाश्त यही कहती है कि आशिकी हिंदी सिनेमा की पहली म्यूजिक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आशिकी से पहले भी एक ऐसी फिल्म आ चुकी थी जिसके लिए लोगों की दीवानगी घर घर से निकलकर सड़कों, गलियों और बाजारों तक पहुंच चुकी थी। यह फिल्म हर मायने में हिंदी सिनेमा की बाकी सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म को बनाने से पहले ही इसके गानों के कैसेट्स मार्केट में रिलीज कर दिए गए थे और जैसे ही ये कैसेट्स लोगों तक पहुंचे, चारों तरफ ऐसा टहलका मचा कि हर गली, हर दुकान और हर घर में बस वही गाने बजने लगे। गानों की इस दीवानगी ने मेकर्स को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। बाद में इन्हीं सुपरहिट गानों को जोड़कर एक फिल्म बनाई गई और फिर उसे रिलीज किया गया। लेकिन दोस्तों, रिलीज के बाद भी कहानी यहीं नहीं रुकी। फिल्म ने एक बार फिर वही जादू दोहराया और बाजार में दोबारा हंगामा मचा दिया। नहीं दोस्तों, ये कोई मामूली सफलता नहीं थी, ये एक अलग ही किस्म का जादू था। अब सवाल उठता है, आखिर ये फिल्म थी कौन सी और इसे बनाने वाला वो शख्स कौन था जिसने पूरे फिल्म और म्यूजिक बिजनेस का तरीका ही बदल दिया? तो चलिए अब यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टी सीरीज के मालिक और म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह गुलशन कुमार। गीत संगीत के प्रति उनका जुनून किसी से छिपा नहीं था। कई सिंगर्स की किस्मत चमकाने वाले कैसेट किंग गुलशन कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी गाने को सुनते ही उसकी कामयाबी का अंदाजा लगा लेते थे। गानों को रिकॉर्ड कराकर उन्हें कैसेट की शक्ल में सीधे बाजार में उतारकर बिजनेस करने का जो हुनर गुलशन कुमार ने दिखाया, उनसे पहले ऐसा कारनामा हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाया था। बात है 1988 की, जब गुलशन कुमार ने एक बड़ा और अनोखा दांव खेला। उन्होंने करीब 10 रोमांटिक गाने उस दौर के सभी छोटी के सिंगर्स से रिकॉर्ड कराए। मोहम्मद अजीज, पंकज उदास, सुरेश वाडकर, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल, यानी उस समय की सबसे लोकप्रिय आवाजें। इन गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। इन गानों को जब एक म्यूजिक एल्बम की शक्ल में मार्केट में उतारा गया तो किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह एल्बम इतना बड़ा तूफान बन जाएगा। एल्बम रिलीज होते ही चारों तरफ धूम मच गई। गली, मोहल्ले, चौराहे और बाजार, हर जगह यही गाने सुनाई देने लगे। लोग जहां भी सुनते, भागकर तुरंत इसके कैसेट घर ले आते। पलक झपकते ही इसके गाने सुपरहिट हो गए और कैसेट्स की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बेतहाशा सफलता को देखकर गुलशन कुमार के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा,
क्यों ना इस कामयाबी को और बड़ा बनाया जाए, क्यों ना इन गानों को एक फिल्म की शक्ल देकर दोबारा रिलीज किया जाए। और यहीं से शुरू हुई एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म की कहानी। आमतौर पर फिल्मों में पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर उसके हिसाब से गाने बनाए जाते हैं, लेकिन यह कहानी पूरी तरह उलटी थी। गाने पहले से तैयार थे, मार्केट में टहलका मचा चुके थे। अब इन्हीं गानों के इर्द गिर्द फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई। यह स्क्रिप्ट लिखी थी रणबीर पुष्प ने। फिल्म के लिए 2 नए चेहरों को साइन किया गया, साहिल चड्ढा और विवरली। डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली रविंद्र पीपट ने। और इस तरह बनकर तैयार हुई वो अनोखी फिल्म जिसका नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। दोस्तों, अब तो आपको याद आ ही गई होगी ये फिल्म, और ये भी कि आपने इसे कहां देखा था। किसी वजह से इस फिल्म को कभी थिएटर में रिलीज नहीं किया गया, बल्कि इसे वीडियो कैसेट्स के रूप में सीधे मार्केट में उतारा गया। लोगों ने इसे अपने घरों में देखा। आज की पीढ़ी के लिए ये बात सचमुच हैरान करने वाली है। इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था। न्यूकमर्स के साथ बनी इस फिल्म में सिर्फ गुलशन ग्रोवर और विजेंद्र घाटगे ही जाने पहचाने चेहरे थे। यानी साफ है दोस्तों, खेल पूरी तरह बदल चुका था और हिंदी सिनेमा में म्यूजिक के दम पर फिल्म हिट होने का दौर यहीं से शुरू हो चुका था। केवल 75 लाख रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने मेकर्स के वारे न्यारे कर दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ वीडियो कैसेट्स की बिक्री से ही इस फिल्म ने उस दौर में करोड़ों रुपए कमा लिए थे। लाल दुपट्टा मलमल का एक बिग म्यूजिक हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की चर्चा इसके गानों के बिना अधूरी है। इन गीतों ने न सिर्फ लोगों के दिलों को छुआ, बल्कि उन्हें भी अपनी तरह रोमांटिक बना दिया। इन गानों को सुनकर कितनों को प्यार हुआ, कितनों ने लव मैरिज की और कितने तो हवा में ही मजनू बन गए। सलाम है इन्हें लिखने वालों को, सलाम है इन्हें कंपोज करने वालों को, और सलाम है इन्हें खूबसूरती से गाने वालों को। जिन्होंने 80 और 90 का दशक देखा है, वही इन गानों की मिठास और इनका मर्म सही मायनों में समझ सकता है। वैसे तो इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन कुछ गीत ऐसे थे जो खास तौर पर बेहद पसंद किए गए। कुछ जुदाई के दर्द को बयां करते थे, तो कुछ मोहब्बत की मासूमियत को। आज भी इन गानों का जिक्र आते ही उस दौर की यादें ताजा हो जाती हैं, जब साफ सुथरी फिल्में बनती थीं और लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर उन्हें देखा करते थे। इस फिल्म को मिला प्यार इतना जबरदस्त था कि गुलशन कुमार ने उसी साल इसका सीक्वल फिर लहराया लाल दुपट्टा मलमल का भी बनाकर रिलीज कर दिया। सीक्वल में वही स्टार कास्ट दोबारा दिखाई दी। जहां पहले पार्ट में साहिल चड्ढा और वेवरली प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं, वहीं दूसरे पार्ट में उनके पुनर्जन्म की कहानी दिखाई गई। हालांकि सीक्वल पहली फिल्म जैसी बड़ी हिट नहीं बन पाई, लेकिन साहिल चड्ढा और वेवरली को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। साहिल चड्ढा ने इसके बाद अपनी फिल्मी यात्रा जारी रखी और मां तथा बागबान जैसी फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन अफसोस उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। एक खबर के मुताबिक जब आदित्य चोपड़ा फिल्म डर का डायरेक्शन संभाल रहे थे, तो उन्होंने शाहरुख खान से पहले साहिल चड्ढा को फाइनल किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साहिल चड्ढा ने इस फिल्म के लिए मौखिक रूप से हामी भी भर दी थी। उस वक्त उनकी फिल्म लम्हे रिलीज होने के कगार पर थी। इसी वजह से साहिल ने डर से जुड़ा कोई भी कागजी काम या साइनिंग नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से लम्हे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और यहीं से साहिल चड्ढा की किस्मत का बुलंद सितारा धीरे धीरे बुझने लगा। कुछ समय बाद जब साहिल चड्ढा ने वापस आकर यश चोपड़ा जी से फिल्म डर के बारे में पूछा, तो यश चोपड़ा ने हैरानी से कहा, कौन सी पिक्चर? साहिल ने कहा, डर। तो यश चोपड़ा बोले, मैं खुद डरा हुआ हूं। बाद में जब आदित्य चोपड़ा से बात हुई तो पता चला कि अब फिल्म का डायरेक्शन यश चोपड़ा खुद संभाल रहे हैं और उन्होंने इस रोल के लिए शाहरुख खान को लेने का मन बना लिया है। और इस तरह साहिल चड्ढा के हाथ से वो फिल्म निकल गई जो आगे चलकर शाहरुख खान के करियर की गेम चेंजर फिल्म साबित हुई। अब बात करें इस फिल्म की एक्ट्रेस वेवरली की, तो उन्हें सही मायनों में 2 फिल्म वंडर कहा जा सकता है। लाल दुपट्टा मलमल का और इसके सीक्वल के बाद वो फिर कभी किसी फिल्म या टीवी शो में नजर नहीं आई। अगर वेवरली चाहती तो इस धमाकेदार सफलता के बाद अपना करियर आगे बढ़ा सकती थीं। कम से कम गुलशन कुमार कैंप की फिल्मों में तो उन्हें मौके मिल ही सकते थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों फिल्मों के बाद फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह अलविदा कह दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेवरली आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं
और आज भी सिर्फ एक फिल्म के दम पर याद की जाती हैं। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने टी सीरीज को फिल्म निर्माण की दुनिया में मजबूती से उतार दिया। बतौर प्रोड्यूसर गुलशन कुमार ने 1990 में आशिकी को प्रोड्यूस किया, जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके बाद टी सीरीज ने आजा मेरी जान, बेवफा सनम, बादशाहों, राब्ता, सिमरन, हिंदी मीडियम, एयरलिफ्ट, हेट स्टोरी, एक पहेली लीला, तेरा सुरूर, तुम बिन टू, सनम रे, मरजावा, कबीर सिंह और हालिया, ब्लॉकबस्टर एनिमल जैसी कई बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस किया। यानी साफ है दोस्तों, एक म्यूजिक एल्बम से शुरू हुई कहानी ने पूरे हिंदी सिनेमा का रुख बदल दिया। तो दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का या इसकी कास्ट से जुड़ी कोई ऐसी दिलचस्प जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम हैं। अपनी राय और यादें कमेंट में जरूर लिखकर भेजिए। ऐसे ही रोचक, अनसुनी और यादगार बॉलीवुड कहानियों के लिए देखते रहिए स्टार मनोहर राठौर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।